अब अपन देखेंगे एजेंसी क्या होती है। एजेंसी क्या होती है? एजेंसी रिलेशन होता है एजेंट और उसके प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कैसे होता है? ऊपर से प्रिंसिपल मैम ने या प्रिंसिपल सर ने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर देंगे? वो टीचर्स को बताएंगे कि हाँ भाई कल की छुट्टी है, इस बात से छुट्टी दे रहे हैं बच्चों को। तो टीचर बाद में किसको डेलीगेट करेगा? वो डिक्टेट करेगा वो अपनी जो भी नोटिस आया है हॉलीडे का स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो टीचर बोल रहा है किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो ये है एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन बताता है, वो होती है एजेंसी। अब यहाँ पे क्या होता है? एजेंट ऑथोराइज होता है कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये एजेंसी। इसके रूल्स, लीगल प्रोविजंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये देखेंगे। पहला तो क्या होता है? एजेंसी होती क्या है? नेम ऑफ अ रिलेशन। कैसे? एजेंसी एक रिलेशन का नाम क्यों दिया गया है? जो एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशन को बताता है उसे एजेंसी कहते हैं। तो ये एक नेम है रिलेशन का, किसके बिटवीन? एजेंट एंड प्रिंसिपल के। नेक्स्ट, ये एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जनरली ये एक एग्रीमेंट होता है और नॉट नेसेसरी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ये एग्रीमेंट हो सकता है, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, जो भी है एक एग्रीमेंट के फॉर्म में हो सकता है कि केवल प्रपोजल दिया और उसने कंसीडरेशन करके एक्सेप्टेंस दे दी, ये एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए अपन को? ये सारा प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये बेसिकली एग्रीमेंट ही होता है। तो ए, बी और सी हेड है प्रिंसिपल, एजेंट ए है और सी थर्ड पार्टी है, बी थर्ड पार्टी है। क्या करेंगे? प्रिंसिपल ने एजेंट को कही मेरे बिहाफ पे बी से बात करके आ। ठीक है, तो ये नॉर्मल एग्रीमेंट पे चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ इफ़ेक्टिव, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट बने, एग्रीमेंट से भी काम चल सकता है। नेक्स्ट है नो कंसीडरेशन। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, नो कंसीडरेशन यानी कि बीच में इनके कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन यानी कि एक्सचेंज कुछ नहीं होना चाहिए काउंटर ऑफर की तरह, कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ए काम कर रहा है तो ए को है ना सैलरी मिल सकती है। कंसीडरेशन क्या होता है? ए ने कहा, ये सी ने कहा, ए ने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में ए पेमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पेमेंट है ना, कमीशन होती है इनकी, कि जितना काम करोगे उस हिसाब की तुम्हारी कमीशन मिलेगी, इसीलिए कंसीडरेशन नहीं है। एक्सचेंज में कुछ नहीं हो रहा, केवल सी की तरफ देखो, सी ने 2 टाइम एरो किया और ए ने केवल 1 टाइम एरो किया है। ठीक है, जब 2 टाइम्स इक्वल हो जाते हैं ना, तब वो देखते हैं कि प्रॉपर कंसीडरेशन में जा रहा है। जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद कंसीडरेशन क्या होता है? ए और बी का, बी ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, ए ने प्रपोज़ल किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में बी ने परफॉर्म किया और ए ने पेमेंट कर दी। ठीक है, ये वो वाला काम है। यहाँ एजेंट का काम ही ये सारा करना है। यहाँ पेमेंट कमीशन के बेस पे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हम कंसीडरेशन रखें, बीच में ये कंसीडरेशन रखें। प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस से भी काम चल सकता है एक एग्रीमेंट में इसमें। ठीक है, अब एक इसका एक पार्ट और आता है, हु कैन रिक्रूट एजेंट।
अब ये बताओ कौन है जो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? वो है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल। तो हु कैन रिक्वेट? एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल पर्सन कर सकता है, वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है। और नो कंसिडरेशन का एक एग्जांपल यहाँ से समझो, पापा और बेटे वाला। पापा ने कहा जाके सामान ले आ, बेटा जाके ले आया। ठीक है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट, ये रूल्स देख लिए। अब थोड़े डिफरेंस देखेंगे कि एजेंट और कुछ टॉपिक्स में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे अपन देखेंगे अब बेसिस, एजेंट या फिर सर्वेंट। एक एजेंट सर्वेंट से कैसे अलग होता है वो देखेंगे। बेसिक क्या है? ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड पर्सन। एजेंट ऑथोराइज्ड पर्सन है, प्रिंसिपल बताता है। प्रिंसिपल डायरेक्ट्स एन एजेंट, डायरेक्ट्स यानी कि प्रिंसिपल ऑर्डर देता है, ऑथोराइज करता है एजेंट को। ठीक है। और सर्वेंट को अ मास्टर या फिर हेड ऑफ द हाउस जो भी है डायरेक्ट्स द सर्वेंट। एक पॉइंट हो गया। फिर स्टेटस, स्टेटस क्या होता है? एजेंट नॉट अ सर्वेंट, ठीक है, बट अ सर्वेंट कैन बी एन एजेंट। कैसे? एक एजेंट सर्वेंट नहीं हो सकता। एक एजेंट को आप ये नहीं कह सकते कि जा हमारे घर में झाड़ू पोछा कर या खाना बनाया ना, लेकिन एक सर्वेंट को कह सकते हैं जा बाजार जा और मेरे लिए ये सामान लेके आ। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन दे वर्क फॉर, मतलब एजेंट कितने जनों के लिए काम कर सकता है? सेवरल। एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी को घर देखना है तो वो जो एजेंट है वो कई सारे क्लाइंट से मिलता है। ठीक है, कई सारे क्लाइंट से मिलता है। और ज़रूरी, देखो एक बिल्डिंग है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे घर है ना एक ही बंदे ने खरीद रखे हों। ठीक है, लेकिन ये घर, ये घर, ये घर, ये घर और ये घर के मालिक अलग अलग हैं और इन्होंने एक ही एजेंट अपॉइंट कर रखा है और उसको कह रखा है कि जा हमारे इन घरों को रेंट पे करके आना है तेरे को। ठीक है, तो ये सेवरल के साथ काम कर सकता है। और ये जिन भी थर्ड पार्टी से मिलेगा तो वो भी अलग अलग होंगे। ज़रूरी थोड़ा है कि वो 5 घर एक ही बंदा खरीदेगा, तो वो सेवरल के साथ कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन एक सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट केवल 1 पर्सन के लिए काम करता है। हालांकि उसके मास्टर सब होते हैं, वो 1 पर्सन नहीं, मतलब मास्टर, मास्टर की वाइफ, मास्टर के बच्चे, वो सारे पर्सन होते हैं इसके मास्टर। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली 1 पर्सन के हिसाब के माना जाता है कि वो मास्टर है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या है? एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन, उसके काम के हिसाब के मिलता है और इसको मिलती है सैलरी। इसने 1 महीना कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी सैलरी मिलेगी इसे जब तक वो निकल नहीं जाता। बाद में लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन, ए पार्टी बी पार्टी, एजेंट का काम है प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से रिलेशन बनाना। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है? सी क्रिएट्स द लीगल रिलेशन विद थर्ड पार्टी। सर्वेंट क्या करता है? कोई भी थर्ड पार्टी से रिलेशन नहीं बनाता। जैसे मास्टर था, मास्टर ने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि जा फ्रूट्स
सेलर के पास जा और वहाँ से फ्रूट ले आ मेरे लिए, ठीक है। तो वो मास्टर के बिहाफ पे गया, पैसे लाया, ठीक है, लेकिन इससे थर्ड पार्टी के हिसाब का काम नहीं किया। ये इसका रेगुलर का काम है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब है कि हाँ तुझे काम करना है, ठीक है। और ये कोई लीगल रिलेशन नहीं बताता, क्योंकि सर्वेंट है ना, मास्टर के ऑर्डर पे ही काम करता है। लेकिन एजेंट का क्या काम है, उसका प्रिंसिपल ये नहीं है, उसका प्रिंसिपल ये भी है, उसका प्रिंसिपल ये भी है, उसका प्रिंसिपल ये भी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से रिलेशन बना रहा है, लेकिन किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे बना रहा है, इस वजह से अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए कि किस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड है ए, इसीलिए उसको थर्ड पार्टी से जब रिलेशन बनाता है तो वो एक लीगल रिलेशन बन जाता है। यहाँ पे उसका एक ही मास्टर है, इसको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे आया था ये एजेंट। ये सर्वेंट है, मास्टर के बिहाफ पे आया था, तो डजेंट क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। अब देखेंगे बेसिस और एजेंट के साथ देखेंगे अब कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आई गेस तुम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा, अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, तो भाई तुम्हारा फॉल्ट है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो है ना, जैसे वो काम होते हैं, घर बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे बनते हैं, तो वो वाले काम, बिचौलियों वाले भी काम होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। अब पहला पॉइंट देखते हैं, एरिया ऑफ वर्क। एरिया ऑफ वर्क क्या है, एजेंट का एरिया ऑफ वर्क क्या है, लॉफुल काम करना, लॉफुल ऑर्डर्स गिवन बाय प्रिंसिपल, मतलब फॉलो द लॉफुल ऑर्डर्स गिवन बाय द प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल ने जो भी लॉफुल ऑर्डर्स दे रखे हैं उन्हें फॉलो करना, ये एरिया ऑफ वर्क है एजेंट का। और कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, वर्क अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ आया एरिया ऑफ वर्क। फिर है लाइबिलिटी। एजेंसी के केस में लाइबिलिटी कौन होगा, एजेंट इज नॉट लाइबल फॉर हिज ओन डूइंग, इज नॉट लाइबल, क्योंकि वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल इज लाइबल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होता है फॉर हिज ऑन डूइंग। इसने कहा था मैं 10 दिन में घर बना, 10 दिन तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसने कहा था मैं 40 दिन में घर बना के दे दूँगा, लेकिन 40 दिन में घर नहीं बना, तो लाइबल फॉर हिज ओन डूइंग, ठीक है। इसके बाद अब अपन देखते हैं एक पॉइंट इसी के रूल्स में, और पॉइंट क्या है, वेज टू क्रिएट एजेंसी। एजेंसी कैसे बनाई जा सकती है, सबसे पहले तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक वो एग्रीमेंट ही रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है एजेंसी के केस में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो भाई सॉलिड प्रूफ रहता है। जब एक्सप्रेस आ गया तो इम्प्लाइड भी आएगा, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ठीक है। ये दो एग्रीमेंट तो समझ आते हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जो अपन बोल के या फिर लिख के करते हैं, और इम्प्लाइड कौन से होते हैं जो अपन गेस्चर वगैरह से करते हैं, ठीक है। जो एक्सप्रेस नहीं होते वो इम्प्लाइड होते हैं। एजेंसी बाय नेसेसिटी,
बाय नेसेसिटी में एक एग्जांपल तो यही है एस्टोपल का। अब एस्टोपल क्या होता है, यहाँ पे है ना बाय नेसेसिटी काम चलता है। बाय नेसेसिटी मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोर्ट ने खुद ही कह दिया और प्रिंसिपल को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एस्टोपल का काम हो गया वो। अब एस्टोपल का एग्जांपल है, एक लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, अपने एक लैंडलॉर्ड था, उसने अपने टेनेंट्स को कहा कि मैं ना 5 साल तक कोई रेंट नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन लैंडलॉर्ड ने क्या कहा फिर, मतलब कुछ टाइम बाद ही बदल गया, मतलब 5 साल भी पूरे नहीं हुए, उसने 30वें साल में बोल दिया मेरे को रेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो टेनेंट क्या करेगा, केस कर सकता है। तो एस्टोपल वाला केस बन जाएगा ये, बाय नेसेसिटी। कोर्ट इंटरवेंशन करेगा और क्या देगा, लैंडलॉर्ड इज स्टॉप्ड, कि भाई वो रेंट बढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसने पहले से ही ये कह रखा है, उसे टेनेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। तो टेनेंट को एक्स्ट्रा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट वो 2 साल तो और वेट करेगा। तो ये बाय नेसेसिटी का केस था। बाय नेसेसिटी के बाद होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या है, एक गेस्चर की तरह। जैसे एक मॉल में बैठने के बाद अपन ने देखा ए और बी और शॉपकीपर, तो ए के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो बी की है ना, बी के बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ए ने अपना जो परचेजिंग करना था वो ले लिया। बाद में पेमेंट की बारी आई तो ए ने कहा मैं थोड़े टाइम में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आया वो बाद में। और उसके बाद एस ने बी से कहा कि भाई वो ए तेरे साथ जो उस टाइम आया था उसने पेमेंट नहीं की मेरी। तो वो बी कह देगा कि वो उस तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जानता था ना उसको। लेकिन उस टाइम जब ये ए बात कर रहा था एस से, तब बी के हाव भाव, होल्डिंग आउट, बी का हाव भाव ऐसा था कि हाँ भाई वो ए को जानता है और ए के बिहाफ पे मतलब पेमेंट कर सकता है, या फिर ए ने बी के बिहाफ पे काम किया है, तो ये बता रहा था। तो यहाँ पे होल्डिंग आउट में माना जाएगा कि हाँ यहाँ पे बी प्रिंसिपल है। बाद में चाहे ए बी के ऊपर केस कर दे, ये बी ए के ऊपर केस कर दे कि भाई तू ऐसे कैसे कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इस पे ही बनता है। होल्डिंग आउट पे क्या है, मतलब आव भाव से पता चल रहा है होल्डिंग आउट। अगला इसमें बनता है रेटिफिकेशन। एक रेटिफिकेशन क्या होता है, मतलब मैंने बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, कर दिया वॉइड, लेकिन इनको वैलिड भी कर सकते हैं, ये होता है रेटिफिकेशन। ठीक है, मतलब ए बी और सी का रिलेशन, ये प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल के बिना कहे ही एजेंट ने बी से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना लिया, और बी को पता है कि ए जो है एजेंट है सी का, ठीक है, प्रिंसिपल का। तो वहाँ पे रेटिफिकेशन, ये सी क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है। ठीक है, ये सी पे डिपेंड करता है, फुल्ली सी पे। उसे अगर उसने वैलिड कर दिया तो वो रेटिफिकेशन यानी कि मंजूरी दे रहा है, रेटिफाई कर रहा है उस चीज़ को। आगे अपन देखेंगे अब राइट्स ऑफ एन एजेंट। फिर है राइट ऑफ अ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एजेंट के राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के राइट्स हैं एजेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ चीज़ देखेंगे,
राइट्स ऑफ एन एजेंट क्या है, जो अपन बेलर बेली देख रहे थे वही। ये एजेंसी पढ़ रहे हैं, और एजेंसी में दो पार्टी होती है, एजेंट और प्रिंसिपल। अब एजेंट के जो राइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। एजेंट का इंडेमनिफिकेशन होता है उसका कमीशन, ठीक है, जो कि वैलिड है और लॉफुल है, देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। नेक्स्ट, राइट टू लियन, मतलब ए और बी और सी के बिहाफ पे ए काम कर रहा है, लेकिन वो बीच में इस ट्रांजैक्शन को काट सकता है, मतलब जो गुड्स ए को बी को देने थे वो नहीं देगा, राइट टू लियन है। हो गई होगी भाई कोई बात प्रिंसिपल से, तो वो चीज़ है राइट टू लियन। उसके बाद राइट टू रिटेन मनी, मतलब ये अगर कोई लॉस होता है, इंडेमनीफाई का अपन ने पढ़ा था, कोई लॉस होता है तो वो इंडेमनीफिकेशन का ज़रूरी होता है। और रिटेन मनी यानी कि उसका कोई ड्यू कमीशन चल रहा है तो वो कमीशन को रिटेन करने का भी इसके पास राइट है, एजेंट के पास, प्रिंसिपल के अगेंस्ट। अब राइट्स ऑफ अ प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट क्या है वो पढ़ेंगे। पहला क्या है, रिकवर डैमेज, तो राइट टू रिकवर डैमेज। कोई भी डैमेज हो, जैसे सी और ए की कुछ नहीं बनी तो ए ने एक बार गुड्स रोक लिया क्योंकि सी ने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर अब गुड्स गया तो भाई पेमेंट्स ए को नहीं मिलेगा, ऐसा ए को पता है। तो गुड्स रोकने पे अगर गुड्स को कुछ हो गया और सी ने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद वो राइट टू रिकवर डैमेज है प्रिंसिपल के पास। नेक्स्ट, राइट टू रिटेन सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट कैसे, जैसे सी ने कहा था ₹5 पे बेचा जाएगा सामान एक पीस, लेकिन ए ने बी को कहा ₹6 से बेचा जाएगा एक सामान, तो जितना भी सामान था वो ₹1 से इसके पास एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। तो जो सीक्रेट प्रॉफिट बनाएगा ₹1 से, वो प्रिंसिपल केस करके मंगवा सकता है अपने पास। उसके बाद अगला टॉपिक है राइट टू रिटेन एजेंट्स कमीशन। एजेंट का कमीशन रोकने का इसके पास अधिकार है, अगर एजेंट ने कोई गड़बड़ कर रखी है तो ध्यान रखना है। अगर इसके पास रिटेन ऑफ गुड्स का राइट है तो इसके पास भी रिटेन ऑफ कमीशन का राइट है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मेरी आईडी rs57171116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और बैक बेंचर्स की जय।